हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों की तबीयत भी ठीक होगी। जरा शुरू करते हैं आज हम लोग अपना पहला टॉपिक ऑफ F1। एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट है विद इन ACCA, क्योंकि ये लिंक्ड है विद वेरी मच आपका F1 का जो लिंक है ये आपका डायरेक्टली जाता है विद SBL। और इसके साथ साथ थोड़े बहुत टॉपिक्स आपको बाकी चैप्टर्स बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी इसको देखने के मिलेंगे, लेकिन F1 इज डायरेक्टली लिंक्ड विद SBL। तो मतलब ये है कि SBL की अगर बात की जाए, अगर वहां पे जाके प्रोफेशनल का SBL का पेपर है जब आप दोगे और अगर आपको ठीक तरीके से ना आता हुआ, इसका मतलब ये है कि आप F1 में लैग करते हो। तो F1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पासिंग अ फ्यूचर प्रोफेशनल पेपर जो कि SBL है आपका। ठीक है। अच्छा, मूव करते हैं जरा F1 के इस पहले टॉपिक से पहले कुछ इंट्रोडक्शंस आपको बता दूं, कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। जो भी हम लोग पढ़ेंगे F1 के अंदर वो हमारे प्री मेड नोट से हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी कुछ हम लोगों ने कवर अप करना है, दिस इज फ्रॉम द प्री मेड नोट्स। और इन नोट्स में से आपने कुछ ऐसा नहीं सोचना कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है या कोई चीज नहीं इंपॉर्टेंट। जो कुछ भी इस नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, हर एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग नोट से पढ़ेंगे। वी विल नॉट गो टूवर्ड्स कैपलन, वी विल नॉट गो टूवर्ड्स द ACCA स्टडी हब, बिकॉज इन नोट्स को, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी, डेमो के अंदर ये बात बताई थी, कि इन नोट्स को जिस तरह से प्रिपेयर किया गया ये 100% आर इन लाइन विद द ACCA स्टडी हब मटेरियल। जो कुछ वहां पे था वो यहाँ पे भी है, और जो कुछ कैप्लन में आप पढ़ोगे वो सब कुछ यहाँ पे भी है। इन नोट्स को खुद से प्रिपेयर करवाया है मैंने, सो ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो चीजें जरूरत नहीं है आपके ACCA के अंदर आपको पढ़ने के लिए, या फिर जो अननेसेसरी चीजें हैं फॉर F1 एग्जाम, वो चीजें एक्सक्लूड हो जाए, वो चीजें आप ना पढ़ो। अगर आप इसमें देखो तो इसके अंदर ACCA स्टडी हब के अपने क्वेश्चंस मौजूद है जो कि हम लोग विद इन द लेक्चर रिकॉर्ड भी सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कैप्लन के MCQs भी करेंगे, और साथ साथ हम लोग कैप्लन के MCQs के अलावा ACCA स्टडी हब के जो MCQs हैं वो भी हम लोग करेंगे इसके साथ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। F1 के एग्जाम पे मूव करने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने इस पूरे एग्जाम को समझना है, इस पूरे कोर्स को समझना है, तो उसको समझने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि देखें, इस चैप्टर में जो चीजें आप पढ़ने लगे ना, पूरे F1 में आप क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज अ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस के अंदर फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे। बिजनेस इफेक्ट कैसे होता है, किस तरह बिजनेस को इंक्रीज किया जाता है, किस तरह बिजनेस को डिक्रीज किया जाता है। आपके पास थ्योरीज किस किस्म की हैं बिजनेस को चलाने के लिए। डिफरेंट राइटर्स होंगे जिन्होंने अपनी डिफरेंट थ्योरीज दी हुई होंगी, और उन थ्योरीज के अकॉर्डिंगली आप समझोगे कि अच्छा, कल को अगर मुझे ये मसला आ रहा है तो उसको मैं करेक्ट कैसे कर सकता हूँ। उन राइटर्स की बातों को पढ़ेंगे हम लोग, उन्होंने क्या बोला। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को कैसे संभालते हैं। एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी में, कल को जब आप ACCA क्वालिफाई करके एक मैनेजर की पोस्ट पे जाओगे अपने 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा करके, तो उस टाइम पे आपके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे जिनको आपने मैनेज करना है। अब उन एम्प्लॉयज को मैनेज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़े, इस पूरे F1 के कोर्स में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लीडर कौन होता है और मैनेजर कौन होता है। इन दोनों के अंदर हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कि हु इज ए लीडर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठे हुए, जो टॉप पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, वो कौन होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे जो नीचे लोग बैठे हैं, मैनेजर्स बैठे हुए हैं, उनका क्या काम होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपके बाकी सब एग्जाम्स के साथ लिंक्ड है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। F1 के ट्यूटर का, F1 के टीचर जो एग्जामिनर होता है उसका बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। अच्छे खासे MCQs आते हैं इस टॉपिक में से। ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको बताएगा कि एक कंपनी के अंदर हायरार्की कैसे होनी चाहिए। ऊपर जो सबसे टॉप पे बंदा बैठा है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका क्या लेवल होगा। नीचे आओगे तो मैनेजर्स कौन से होंगे, सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, उनका क्या काम है। ये आपको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताता है। फिर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में से एक और टॉपिक निकलता है, दैट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इंटरनल ऑडिट कौन सा डिपार्टमेंट है, इसका क्या काम है, ये तो हमने पढ़ना है, लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक टॉपिक होता है इंटरनल कंट्रोल्स का, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया। ये वो सारे टॉपिक्स है जो कि हम लोगों ने कवर अप करने हैं विद इन F1। ये इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा। अच्छा, जब हम लोगों ने ये कवर अप कर लिया, अब आपका सवाल होगा कि हम लोग क्या, कहां से पढ़ेंगे, सब कुछ हम लोगों ने किधर से पढ़ना है। एज आई सेड बिफोर कि जो ये नोट्स लिखे हुए हैं आपने यहीं से पढ़ना है। अगर आपको इन नोट्स में लिखी हुई हर एक बात याद रहती है,
फिंगर टिप्स पे आप अपने बातों को रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है, इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइटेड है। अगर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन लिखी है इसमें से 4 वर्ड्स आपके फिंगर टिप्स में है, तो पेपर में अगर एमसीक्यूज आएगा, यही यही चीज आपके माइंड में होगी, फिंगर टिप्स पे होगी, आप आंसर ठीक से लिख सकोगे। अच्छा, इन्हीं को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। और इसी तरह से इन नोट्स को जो भी हम लोग, मैं आपको ये नोट्स दूंगा विद ईच लेक्चर, आपको ये नोट्स डाउनलोडेबल ऑप्शन के अंदर मिलेंगे, आपने इनको प्रिंट कर लेना है। इन नोट्स को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड इन नोट्स के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर में जो कुछ हम लोग पढ़ रहे होंगे वो सब कुछ लिखा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो स्पेस खाली है आप अपने नोट्स यहाँ पे बना सकते हो। अब ये नोट्स एसीसी स्टडी हब का जितना भी मटेरियल है उन सब के साथ भी अलाइंड है, एंड एट द सेम टाइम ये नोट्स आपके कैप्लन बीपीपी के साथ भी अलाइंड है। मतलब इन टोटल हमारे जो चैप्टर्स होंगे दे विल बी 33 चैप्टर्स। कैप्लन की बुक के अंदर 25 चैप्टर्स हैं, बीबीबी में भी राउंड अबाउट इतने ही है, लेकिन क्योंकि हम लोग मेजर अपना फोकस रखेंगे टुवर्ड्स एसीसी स्टडी हब, तो वहां पे हम लोग फोकस कर रहे होंगे 33 टॉपिक्स जो कि एसीसी स्टडी हब पे ऑलरेडी बन के पड़े हुए हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा फोकस होगा। ठीक है, और उन्हीं के एमसीक्यूज पे हम लोग ज्यादा गौर करेंगे, साथ साथ कैप्लन भी लेके चलेंगे। फिर आपका जब एक टॉपिक कवर अप हो जाएगा, एंड में हम लोग कैप्लन कर लेंगे, 5 से 6 टॉपिक्स जब कवर अप होंगे, फिर आएगी बारी मॉक एग्जाम की। और मॉक एग्जाम आपका बनेगा 2 चीजों को मिला के, परचेज मॉक्स जो कि एसीसी की वेबसाइट से हम लोग परचेज करेंगे और आपको मॉक एग्जाम देंगे, आपने सॉल्व करना है। वंस दिस इज डन, और फिर बीपीपी का मॉक एग्जाम अलग से होगा। इन दोनों को मिला के एक मॉक एग्जाम बनाया जाएगा, जहां पे परचेज मॉक के क्वेश्चंस भी होंगे उस मॉक एग्जाम में, और एट द सेम टाइम बीपीपी के क्वेश्चंस को भी मॉक एग्जाम में रखा जाएगा ताकि आपको समझ आए उसकी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी दोनों किट्स भी कवर अप हो जाएंगी, और एट द सेम टाइम आपका जो एसीसी स्टडी हब का मटेरियल है वो भी कवर अप होता जाएगा, और परचेज मॉक्स भी कवर अप होते जाएंगे। रह गई बात फाइनल के आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो, आप मेरे से सवाल कैसे पूछ सकते हो, दैट इज द व्हाट्सएप ग्रुप एंड लाइव क्लासेस एट द एंड ऑफ द वीक। वहां पे आप किसी भी किस्म का सवाल रिलेटेड टू दिस टॉपिक मेरे से पूछ सकते हो। फॉर मोस्टली जितने ही मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो हमारा होता है उस पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और मैं उनके साथ 24/7 अलाइंड रहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है किसी भी स्टूडेंट का तो मैं उसको जवाब दे दूँ, तो वहां पे मैं आपको जवाब देता रहूँ। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 है ऑफ F1, हम लोग टॉपिक कवर अप करने लगे। मैंने आपको बताया हम लोगों ने बड़ा कुछ पढ़ना है विद इन F1, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन ये सब कुछ पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज अ बिजनेस। एक बिजनेस क्या होता है, उस बिजनेस की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, ये सब कुछ तो आपको आना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होती है, इसके साथ साथ कॉर्पोरेट कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। ये सब कुछ सीखने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1। इसको हम लोग आज पहले कवर करेंगे। अच्छा, टॉपिक 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, एक बिजनेस क्या चीज होती है, एक कंपनी क्या चीज होती है, हम ये देखेंगे। फिर हमने ये देखना है कि हम लोग बिजनेस बनाते क्यों हैं। एक इंडिविजुअल बंदा जैसे मैं हूं, मैं अकेले बिजनेस करूं उसका क्या फायदा होगा, वर्सेस अगर मैं पूरी एक कंपनी बनाऊं उसका क्या फायदा होगा। मतलब हम लोग कंपनी बनाते क्यों, उसका फायदा क्या होता है हमें। इसके साथ साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसके एसेट्स होंगे। बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, यू नीड एन एसेट। एक मशीन चाहिए, आप चीजें बना रहे होगे, आपको एक मशीन चाहिए, दैट इज योर एसेट। आपको कैश चाहिए ताकि आप सैलरीज पे कर सको अपने एम्प्लॉयज को, वो आपको चीज चाहिए। इसके अलावा आपके कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे, हम लोग देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय स्टेक होल्डर। मेरे घर में मेरे अम्मी अबू मेरे स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि उनका इफेक्ट है मेरे ऊपर। मैं अगर कोई डिसीजन लेता हूँ अपनी लाइफ में तो वो मेरे से अफेक्ट हो रहे हैं, अगर वो कोई डिसीजन लेते तो मैं उनसे अफेक्ट हो रहा हूँ। जो भी बंदा एक दूसरे से अफेक्ट होता है वो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। ये फीचर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। स्टेक होल्डर का अपना एक सेपरेट टॉपिक है जो कि हम लोगों ने पढ़ना है, दिस इज अ वेरी सेपरेट टॉपिक, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टच मिलेगा सिर्फ आपको। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे जाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कैसे हो सकती है, दुनिया के अंदर कितनी डिफरेंट कंपनीज हैं, कुछ नाम लूं, जैसे आपके पास नेस्ले है, यूनिलीवर है, आपके पास कोलगेट है, आपके पास इसके अलावा और बहुत सी मेडिकल कंपनीज हैं। ये कंपनीज एक दूसरे से डिफरेंट किन चीजों की वजह से होती है, हम लोग ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में।
जैसे साइज की वजह से डिफरेंस हो सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की वजह से डिफरेंस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा है कितनी कम है इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी या छोटी होगी इन्वेस्टमेंट की वजह से, कस्टमर्स किस टाइप के इसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं लेस का बिजनेस हूं, आई ऑन द लेस कंपनी, मैं डायरेक्टली आपको मैं अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता, मैं पहले किसको बेचता हूँ, उस छोटी सी दुकान को जिसने मरकज के अंदर अपनी छोटी सी दुकान बनाई है, किसी शॉप बना के रखी है किसी मार्केट के अंदर, उसको पहले वो प्रोडक्ट सेल होता है फिर आपके पास आता है। फॉर एग्जाम्पल यही प्रोडक्ट अगर मैं ऑनलाइन लेस अपने बेच रहा होता, ऑनलाइन अपना एक चिप्स का ब्रांड बेच रहा होता, तो मेरी अप्रोच डिफरेंट होती, मेरा बिजनेस डिफरेंट होता। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से बिजनेसेस डिफरेंट होते हैं ड्यू टू ईच थिंग, ये हम लोगों ने कवर अप कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर F1। आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से 2 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। एक MCQ डेफिनेशन का, व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक MCQ इसका। और फिर फाइनली कोऑपरेटिव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज मेंट बाय अ कोऑपरेटिव, ये कमर्शियल भी हो सकती है नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है, इस चीज के बारे में हमने पढ़ना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़नी है, व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की अगर आप बात करो, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैं एक अकेला बंदा, आई एम अ वन पर्सन एंड आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस राइट नाउ, मेरे में और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन इन अदर वर्ड्स आपने अपने जहन में रखना है, एक कंपनी। मेरे लिए क्या जरूरी है, मैं एक कंपनी क्यों बनाऊं, दैट इज द थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई मैं कंपनी क्यों बनाऊं, मैं अकेले बिजनेस क्यों ना करूं। तो कंपनी बनाने का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि एक कंपनी को कंपनी बनाया क्यों जाता है। आप एक अकेला बिजनेस क्यों, एक अकेला बंदा क्यों अपना होटल नहीं बना सकता, एक अकेला बंदा क्यों एक छोटा सा बिजनेस शुरू करेगा तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा ज्यादा। एक कंपनी बनाना क्यों जरूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए, तो उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट टू अचीव कलेक्टिव गोल्स थ्रू कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है, तीन चीजें, तीन चीजें जो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कि सबसे पहली चीज, कंपनी एक सोशल अरेंजमेंट होती है। सोशल अरेंजमेंट क्या होती है, जहां पे काफी ज्यादा लोग आते हैं काम करने के लिए। आप एक बिजनेस पार्टी में जाते हो या किसी पार्टी में जाते हो, तो पार्टी को पार्टी क्यों बोला जाता है, जहां पे आप कोई वेडिंग सेरेमनी अटेंड कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उसको एक सेरेमनी क्यों बोला जा रहा है, वो एक सोशल अरेंजमेंट है। वहां पे एक बंदा नहीं काम कर रहा, वहां पे काफी ज्यादा लोग आके काम कर रहे हैं, एक ग्रुप आके काम कर रहे हैं, डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। और इस वो सारे के सारे लोग किस तरफ फोकस्ड होंगे, कि वो एक गोल को अचीव करे। सबका एक गोल होगा, एक कलेक्टिव गोल होगा सबका, वन गोल ऑफ एवरीवन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचूं, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करे। और जब ये दोनों चीजें इंक्रीज करेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स बेचूं, मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। अब हर बंदा जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, द सोशल अरेंजमेंट ऑफ पीपल, उन सबका एक गोल है, उसको बोला जाएगा कलेक्टिव गोल, के सब लोगों का एक ही गोल है। ठीक हो गया। और इस कलेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस होगी। व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी में जाके अगर काम कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी से काम करोगे। आपको बताया जाएगा कि मैंने आपने ऐसे काम करने, आपको बताया जाएगा कि आपका आज के दिन का काम ये है, आपने इस चीज को खत्म करना है। एक कंट्रोल्ड तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से काम को नहीं करते। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या हुई, कि जब भी कोई बिजनेस होगा तो तीन चीजें लाजमी होंगी। एक कंपनी के अंदर तीन चीजें जरूरी है, लोगों का जमा होना, उन सबका एक ही गोल होना, और उस गोल को अचीव करने के लिए कंट्रोल रखना। कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदा काम कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, उसको बताया जा रहा है कि तुमने ये काम करना है। और जो भी उसको बताया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एक एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल कैसे है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरी एक कंपनी है, माय कंपनी, मैं अपने नाम से रख देता हूँ गोहर कंपनी के नाम से। एक कंपनी मैंने बना के रखी हुई है, इसके अंदर मेरे पास 100 एम्प्लॉयज हैं। मेरी कंपनी का फर्स्ट थिंग, द पहली चीज, एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा, कलेक्टिव गोल होगा। वो कलेक्टिव गोल क्या होगा, मोर प्रॉफिट्स। हर कंपनी का डिफरेंट हो सकता है गोल। किसी कंपनी का हो सकता है यार हम लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लेकर आना चाहते हैं, किसी कंपनी का हो सकता है हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। गोल डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक ही गोल होगा, एक गोल होगा जिसपे सारे लोग मिलकर काम करेंगे। मेरा लेट सपोज गोल है, आई वांट टू हैव मोर प्रॉफिट्स।
अब अगर मेरा ये गोल है, मेरे 100 एम्प्लॉयज हैं, इन सब लोगों, ये क्या हो गई, दिस इज अ सोशल अरेंजमेंट। 100 एम्प्लॉयज लोग एक जगह मिलकर काम कर रहे हैं, ये क्या बन गई, दिस इज अ सोशल अरेंजमेंट। दिस इज अ सोशल अरेंजमेंट। ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली सोशल अरेंजमेंट की। अब कलेक्टिव गोल, सब लोगों का एक ही गोल है कि हम लोगों ने कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स बनाने हैं। ठीक हो गया। नाउ द फाइनल थिंग, इन सब लोगों को एज द सीईओ ऑफ द कंपनी, क्योंकि मेरी कंपनी है, मैं इन सब लोगों को जो भी टास्क दूंगा दिन के, जो भी बताऊंगा कि आज आपने ये काम करना है, आपने इस महीने ये गोल अचीव करना है, आपने इस महीने में 1000 प्रोडक्ट्स बेचने हैं, आपने इस महीने में जी 10,000 प्रोडक्ट्स बेचने हैं, इस साल के एंड पे आपकी परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए। ये सारे के सारे जो भी मैं उनको बताऊंगा, कंट्रोल रख रहूंगा उनके ऊपर, उनको जो कुछ भी बता रहा हूँ, उस हर चीज का मकसद होगा, जो भी मैं बता रहा हूं अपने नीचे वाले बंदे को, वो किस लिए बता रहा हूं, ताकि मैं ये वाला गोल अचीव कर सकूं। मतलब इस तरह से हर बंदे की मर्जी नहीं थी कि वो इस गोल को अचीव करे। गोल अचीव कैसे हुआ कि कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस थी। जो भी बताया जा रहा है वो इसलिए बताया जा रहा है, आप इसलिए काम कर रहे हो, बताया जो आपको मैंने एक काम दिया, डेलीगेट किया मैंने आपको काम, आपने वो काम जो किया उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे, अपने गोल की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल अरेंजमेंट से बनती है, उसका एक, सब लोगों का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये नहीं है कि हर बंदा अपने ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा है, और एक कंट्रोल परफॉर्मेंस होती है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। ठीक है। तीन चीजें जो आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, सोशल अरेंजमेंट, कलेक्टिव गोल एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस। जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक कंपनी बनती है, एक बिजनेस बनता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन डूइंग अ बिजनेस एंड एन ऑर्गेनाइजेशन डूइंग अ बिजनेस। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने तीन चीजें अपनी फिंगर टिप्स पे रखी, कंट्रोल परफॉर्मेंस, सोशल अरेंजमेंट और कलेक्टिव गोल होना सबका। इन तीन चीजों के डेफिनेशंस पे जरा आते हैं, इन तीन चीजों के ऊपर जरा गौर करते हैं। पढ़ तो हमने लिए, जो कुछ यहाँ पे नीचे अब लिखा हुआ है, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है, इस सब का वही मतलब है जो बातें मैंने अभी आपको बताई। पढ़ते हैं। सोशल अरेंजमेंट क्या होती है, अ सोशल अरेंजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद मोर देन वन पीपल, with more than one person. This creates formal and informal relationships within the company. कि आपकी दोस्ती हो गई किसी के साथ, वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है। भाई अपने डायरेक्टर के साथ आपकी दोस्ती क्यों, अगर आप एक जूनियर एम्प्लॉय हो, दैट इज एन इनफॉर्मल रिलेशनशिप। फॉर्मल रिलेशनशिप क्या, आपका डायरेक्टर आपको काम दे रहा है, आप अपना काम कर रहे हो खुद से, वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप है। ठीक है। ये एक होगी सोशल अरेंजमेंट, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो बातें हम लोगों ने सारी की सारी ऊपर की। कलेक्टिव गोल जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अ कलेक्टिव गोल मीन्स दैट everyone within the organization, employees, directors, etc., will have one main goal. एक गोल होगा सबका। एक एग्जांपल है, for profit making companies the goal always is to maximize their shareholders wealth. A government hospital will have the goal to serve as many patients as possible while maintaining quality of service. दो एग्जांपल से क्या मतलब है हर एक एग्जांपल का, वो कंपनीज जिनका गोल होता है कि मैंने प्रॉफिट्स कमाने हैं, भाई उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, डिफरेंट लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन लोगों ने उस कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की। फॉर एग्जांपल, आप जाते हो स्टॉक एक्सचेंज से जाके अरेमको के शेयर्स खरीद लेते हो। अरेमको बहुत बड़ी कंपनी है सऊदीया के अंदर, ऑयल एंड गैस की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अरेमको, ठीक है, सऊदीया में। अब अरेमको के आपने शेयर्स खरीद लिए, आप कौन हो, आप अरेमको के शेयर होल्डर्स हो। अरेमको के जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स है, उन सबका एक गोल होगा, आपकी वेल्थ बढ़ानी है। ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज का यही गोल होता है ज्यादातर। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिसने प्रॉफिट नहीं बनाना, हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रॉफिट्स नहीं बनाते, गवर्नमेंट स्कूल्स प्रॉफिट्स नहीं बनाते, फीस लेते हैं आपसे, लेकिन दे डोंट मेक प्रॉफिट, वो सिर्फ कॉस्ट को कवर अप कर रहे होते हैं। MA2 MA1 में कॉस्ट के बारे में सीखा था ना आपने, उसी कॉस्ट को कवर अप कर रहे होते हैं वो लोग। अब ऐसी कंपनीज को बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट नहीं बनाती लेकिन वो कंपनीज होती हैं। चैरिटीज हो गई, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, एक फूड देती है, खैर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ईदी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंडिया की तरफ चले जाओ तो नन्ही कली के नाम से एक बहुत बड़ी NGO है, जो कि पूरे इंडिया के अंदर काम करती है। ठीक है। इस तरह से चैरिटीज हैं ये, दे डोंट मेक एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट्स, उनके पास डोनेशंस आती है, उन डोनेशंस को इस्तेमाल किया जाता है अपने लोगों के लिए। ठीक है। तो कलेक्टिव गोल, किस जो लोग भी काम करें उन सबका एक गोल होगा, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। एंड व्हाट इज अ कंट्रोल परफॉर्मेंस, अ कंट्रोल परफॉर्मेंस मींस दैट ईच एंड एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल्ड टू एंश्योर दैट द गोल इज मेट।
स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस होंगे, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब इन शॉर्ट कंट्रोल परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि हर चीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा कि भाई मेरा गोल अगर यहाँ पे और कंपनी इधर जा रही है तो मैं मोड़ के उसको इस तरह से ले आऊं। दिस इज माई गोल, और इस गोल को अचीव करने के लिए एक कंट्रोल तरीके से मैं अपनी बिजनेस को चलाऊंगा। हर बंदा अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, वही काम करेगा जो कि उसको इजाजत दी गई है ताकि कंपनी का गोल अचीव। ये थी हमारे पास डेफिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल, जो कि अब आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, कवर हो गया, आगे चलते हैं। अगला हम लोगों ने क्या पढ़ना है, वाई इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन के में एक सिंगल बंदा। चले हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई जाती है क्योंकि सोशल अरेंजमेंट होती है, कलेक्टिव गोल्स होते हैं, कंट्रोल परफॉर्मेंस होती है। एक बंदा ये तीन काम नहीं कर सकता। सोशल अरेंजमेंट तो खैर हुई नहीं अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है। अगर एक सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर वो होता है जो कि अकेले बंदा बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब हम लोग आ रहे हैं उस पोर्शन की तरफ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों जाती है, एक बंदा अकेले क्यों बिजनेस नहीं कर सकता। The primary purpose of forming a business organization is to operate beyond the capacity and capability of a single individual. अगर मैं एक बंदा हूं और मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं तो मैंने कितना कुछ करना होगा। मैंने अपने एम्प्लॉयज को भी संभालना है। अच्छा चलो, एक दो एम्प्लॉयज अगर मैंने अपने पास रखे हुए हैं उनको भी संभालना है मैंने। अच्छा, इसके साथ साथ अपने कस्टमर्स को भी संभालना है मैंने। इसके साथ साथ मैंने अगर कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, तो मैंने रॉ मटेरियल के साथ किससे परचेज करूंगा, अपने सप्लायर से, तो अपने सप्लायर को भी संभालना है मैंने भाई। उससे भी मैंने चीजें खरीदनी, उससे कॉल पे बात करके बोलना है मुझे आज ये चीज चाहिए, मुझे ला के दे दो। अच्छा, इसके साथ साथ मार्केटिंग भी क्या मैं फिर खुद कर रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी क्या मैं खुद कर रहा हूँ। यस ऑब्वियसली, अगर एक बंदा है तो हर एक चीज के ऊपर उसका कंट्रोल होगा, सब कुछ खुद कर रहा होगा। तो उस बंदे की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, एक बंदा इतना कुछ नहीं कर सकता। उस बंदे की कैपेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, कितना कैपेबल है वो बंदा कि अपने बिजनेस को बढ़ा सके। सब कुछ उस एक बंदे पे डिपेंडेंट है। अगर आप इस चेन से, इस जेल से निकलना चाहते हो कि एक बंदे पे रिलाई नहीं करना किसी एक बिजनेस ने, क्योंकि सब कुछ वो खुद नहीं कर सकता, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या करो, जमगट्ठा बनाओ लोगों का, उन सब लोगों को इक्वल लेकर आओ एक बिजनेस के अंदर एज एम्प्लॉय या डायरेक्टर या मैनेजर किसी भी पोजीशन पे, और वो सब मिलके एक बिजनेस को जब चलाएंगे तो क्या क्या होगा। उससे फायदा आपको ये होगा कि आपके पास हाई कैपेसिटी होगी, ज्यादा काम कर सकोगे, मोर पीपल, मोर लेबर टू डू वर्क, मोर इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे, ज्यादा इन्वेस्टिंग मिलेंगे, बैंक्स आपको ज्यादा लोन्स देंगे, ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे आपके पास पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, मोर कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड, लार्ज वॉल्यूम ऑफ टास्क कैन बी परफॉर्म बाय ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने लेट सपोज 1000 गाड़ियां बनानी है एक महीने में, तो एक बंदा बना सकता है? ऑब्वियसली नहीं बना सकता। तो उसके लिए आपको एक सोशल अरेंजमेंट चाहिए, ये पहला फायदा हो गया, हाई कैपेसिटी होगी आपके पास। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे तीन चीजें हमने पढ़ी, सोशल अरेंजमेंट, कलेक्टिव गोल्स, और तीसरी चीज हमने पढ़ी कंट्रोल परफॉर्मेंस। इन तीन चीजों के होने की वजह से पहला फायदा क्या हुआ, हाई कैपेसिटी आई आपके पास। दूसरी चीज, अगर मैं एक बंदे को मार्केटिंग के लिए हायर कर रहा हूं ऑन अ जूनियर पोजीशन, अब जरा गौर से सुने, ये पोजीशन है, मैंने इस बंदे को यहां पे हायर किया कि यार तुम मेरी मार्केटिंग संभालोगे, ये बड़ा जूनियर बंदा था, इसके ऊपर डायरेक्टर्स बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक जूनियर बंदा है, एक साल गुजरा, उसकी पोजीशन इंक्रीज हुई, उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ, उसको काम ज्यादा और अच्छा करना आता है। दूसरा साल आया, सेम वही केस, अब दोबारा से उसको काम अच्छा करना आता है। तीसरा साल आया, सेम वही केस, अब वो और अच्छा काम करेगा, करते करते वो अपनी फील्ड में इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि उसको कोई नहीं क्रॉस कर सकता। इसको बोला जाता है स्पेशलाइजेशन। और जब आप एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर कलेक्टिव गोल्स होते हैं, उसके अंदर आपकी तीसरी चीज होती है कंट्रोल परफॉर्मेंस, कलेक्टिव गोल्स और सोशल अरेंजमेंट, तो वहां पे हर बंदा अपना काम कर रहा है, हर बंदा अपनी फील्ड में मेहनत कर रहा है, हर बंदा जो है वो उसकी कंट्रोल परफॉर्मेंस की जा रही है, उसका एक ही गोल है। तो वो बंदा इतने अरसे तक जब एक ही फील्ड में काम करेगा तो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। अगर आप एक ही बंदे हो, आप मार्केटिंग भी संभाल रहे हो, आप अपने सप्लायर से भी बातें कर रहे हो, कस्टमर कैसे बनाना है उससे भी बात कर रहे हो, एम्प्लॉयज को कैसे संभालना है वो भी संभाल रहे हो, यू कैन नॉट बिकम एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट आप तब बनते हो जब एक ही फील्ड में 10-15 साल आप काम करते रहो, या 5-6 साल आप काम करते रहो, देन यू बिकम एन एक्सपर्ट। आप एसीसीए इस वक्त पढ़ रहे हो, एसीसीए पढ़ने के बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जूनियर मैनेजर बनोगे, ठीक है, जूनियर मैनेजर के बाद यू विल बिकम असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट के बाद यू विल बिकम अ मैनेजर, फिर मैनेजर। लेकिन आपकी क्या फील्ड होगी, आपकी फील्ड होगी फाइनेंस की, अकाउंटिंग की फील्ड होगी, ऑडिटिंग की फील्ड होगी,
जिस फील्ड में आप जाओगे वही फील्ड रहेगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप एक स्पेशलाइज्ड बंदे बन जाओगे। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में थे, वो अपना काम कर रहे थे, आप उनका काम नहीं संभाल रहे थे, और आप अपनी फील्ड पे फोकस कर रहे थे, सो यू बिकेम एन एक्सपर्ट। So, as everyone is doing their own specific work, this means that everyone can become a specialist in their field of work. This would mean that specialists would perform a high standard and quality of work, कि आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है, और स्पेशलाइजेशन की वजह से हाई स्टैंडर्ड, वो बंदा जो 10-15 साल से एक ही फील्ड में काम कर रहा है, अब वो ज्यादा अच्छा काम करके दे सकता है। अब उसका कॉल, जिसने जो वो काम करके देगा उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन हो जाती है। ये दूसरा एडवांटेज हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। पहला, हाई कैपेसिटी होती है, दूसरा स्पेशलाइजेशन हो जाती है लोगों की। अब तीसरे पे आते हैं, साइनर्जी। साइनर्जी को जरा अब आपने गौर से सुनना है, इसको मिटाते हैं। साइनर्जी को अब आपने जरा गौर से सुनना है। थोड़ा सा बड़ा अजीब सा टॉपिक है, एमसीक्यू इसका आ सकता है पेपर में। 90% चांस है कि इस साइनर्जी के ऊपर एक एमसीक्यूज आपके पेपर के अंदर आएगा। हर पेपर में आता है साइनर्जी के ऊपर एमसीक्यूज, देयर इज अ 90% चांस कि आपके पेपर में भी आए। अच्छा, आप सुनना है गौर से। व्हाट इज मेंट बाय साइनर्जी? साइनर्जी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आप एनर्जी को समझे। एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी कहती थी कि यार 1+1 इज इक्वल टू 2। ये एनर्जी कहती है कि दो चीजों को मिलाओगे वो दो बन जाएंगे, 1 और 1 इज इक्वल टू 2। साइनर्जी कहती है कि नो, ऐसा नहीं होता। साइनर्जी क्या कहती है कि 1+1 इज इक्वल टू 2, इट इज 3। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? जब आपने सोशल अरेंजमेंट की, दो लोगों को आपस में मिलाया, उन्होंने और अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि वो मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि वो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे कुछ अरसे में। अगर मैं एक जूनियर मैनेजर को उठाता हूं, उसको एक काम देता हूं, उसी जूनियर मैनेजर को, सेम उस लेवल के दूसरे जूनियर मैनेजर को एक और काम दे देता हूं, और उनसे बोलता हूं अपना अपना काम करो, वो अपना अपना काम करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस सोशल अरेंजमेंट की वजह से क्या, वो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो गए। अब वो ज्यादा काम करके दे सकेंगे। F5 के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ोगे, द लर्निंग कर्व, जो कि आपने यहां पे भी पढ़ना है, F1 में भी पढ़ोगे। लर्निंग कर्व क्या कहती है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये स्टिंग की बोतल बनाने में आज आधा घंटा लग रहा है, तो 1 साल के बाद मुझे अब आधा घंटा नहीं लगेगा, मैं इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ कि मैं, हो सकता है 15 मिनट्स में एक बोतल बना दूं ये। दिस इज नोन एज सैनर्जी। कि जब आप सोशल अरेंजमेंट करते हो, लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो कुछ अरसे में वो कम टाइम में ज्यादा काम करके दे सकेंगे। पहले 30 मिनट्स में आई यूज टू मेक 1 बॉटल, नाउ इन 30 मिनट्स आई एम एबल टू मेक 2 बॉटल्स। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सिनर्जी। कि लोगों की स्पेशलाइजेशन होने की वजह से, सोशल अरेंजमेंट होने की वजह से, हर बंदा अपनी फील्ड पे फोकस कर रहे हैं, लोगों को ज्यादा अच्छा काम आ रहा है, एंड एट द एंड एनर्जी जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, तो द कंबाइंड आउटपुट, द वर्क परफॉर्म इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय ईच पर्सन इंडिविजुअली। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझना है, तो यही बॉटल, ओए सॉरी, यही जो बॉटल वाली एग्जांपल है मैंने आपको यही दी है। इसी चीज को आप समझें कि अगर एक बंदा अकेले एक काम करे और दूसरा बंदा अकेले एक काम करे, तो हो सकता है कि वो अपना अपना काम अपने टाइम से करें, लेकिन वो दोनों बंदे मिलकर अगर काम करें तो वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। वो दोस्ती हो जाएगी, उनके दरमियान में मोटिवेशन होगी, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सैनर्जी। सैनर्जी क्या कहती है कि 1+, अगर एक एक बंदे को आपने अपना अपना काम दिया तो काम कम होगा, इसको मिला के काम 2 पे जाएगा। लेकिन अगर आप सैनर्जी पे फोकस करोगे, तो दोनों बंदों को मिला के एक काम दोगे, काम ज्यादा होगा। ठीक है, a higher quality work is performed as people become specialized। और वही एग्जांपल, एनर्जी इज इक्वल टू 2+2+4, 2+2 इज इक्वल टू 4, और साइनर्जी इज इक्वल टू 2+2 इज ग्रेटर देन 4। वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट द इंडिविजुअल्स कुड डू, अगर उनको अपना अपना काम दिया जाता। ये आपका एक और एडवांटेज आ गया ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। ठीक है, चौथा एडवांटेज, रिड्यूस्ड रिस्क। अ पर्सन डूइंग बिजनेस अलोन विल हैव टू टेक ऑल द रिस्क, but people working as an organization means that the risk will be shared between everyone। if a loss happens, it would affect the individual more rather than if he had a business partner। इस बात की सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, तो उसके अंदर इन्वेस्टर्स भी होंगे, उसके अंदर वो लोग भी होंगे जिन्होंने आपको लोन्स दिए हुए, बैंक्स, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज भी होंगे। अगर खुदा ना खास्ता, अगर गॉड फॉरबिड आपका लॉस हो जाता है कल को $1 मिलियन का, और अगर आप अकेले वो बिजनेस चला रहे होते, तो $1 मिलियन का लॉस आपको अकेले संभालना पड़ता।
क्योंकि आप अकेले बिजनेस चला रहे थे। अब अगर मेरे साथ डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर्स थे, लोन मिला हुआ था मुझे, तो वो $1 मिलियन का लॉस डिवाइड हो जाएगा अपॉन डिफरेंट पीपल। वो एक लॉस डिफरेंट लोगों पर डिवाइड हो जाएगा, तो अफेक्ट हर एक बंदे पे कम आएगा। तो दिस इज द फोर्थ एडवांटेज ऑफ मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चार चीजें क्या होनी चाहिए आपके फिंगर टिप्स पे। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की वजह क्या होती है या उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, चार है। हाई कैपेसिटी, स्पेशलाइजेशन, सैनर्जी और रिड्यूस्ड रिस्क। ये चार आपके एडवांटेजेस है जो कि आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, एक मिनट दे जरा मुझे, मैं एक मैसेज देख दूं। अच्छा जी, बैक फ्रॉम द मैसेज। जरा कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग यहाँ पे थे कि भाई व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस बना रहे हो तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए तीन चीजें होना जरूरी हैं। अगेन फिंगर टिप्स पे आपके पास होना ये जरूरी है कि कलेक्टिव गोल्स हों आपके पास। कलेक्टिव गोल्स का मतलब है एक गोल, कलेक्टिव गोल, सोशल अरेंजमेंट, लोगों का जमा होना जरूरी है। और तीसरी चीज क्या जरूरी है कि कंट्रोल परफॉर्मेंस हो। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस फिर किस तरफ से आते हैं। इसके एडवांटेजेस, अगर आप ये तीन चीजें कर रहे हो और एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, तो एडवांटेजेस हाई कैपेसिटी, आपकी सैनर्जी, आपके लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस्ड रिस्क, और फाइनली आपके पास स्पेशलाइजेशन होगी। ये इसके चार डिफरेंट एडवांटेजेस हो गए। अब जरा आगे मूव करते हैं इसी चीज की तरफ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए ठीक है तीन चीजें होना जरूरी है, कंट्रोल परफॉर्मेंस, कलेक्टिव गोल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तीसरी चीज अगेन बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब उन तीन चीजों के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप बनाओगे ना, तो उस हर एक ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं, सब में कुछ चीजें कॉमन है। हर कंपनी में एक ना एक चीज होती है, हर कंपनी में चार चीजें लाजमी होती है। ठीक है, एक चीज नहीं, ये चार चीजें जो भी हम लोग पढ़ने लगे हैं हर एक कंपनी में, दुनिया की जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे उसने प्रॉफिट बनाना है, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल है, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री है, ईच एंड एवरी सिंगल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज दीज फोर थिंग्स इन कॉमन। पहली चीज, स्टेक होल्डर होंगे। अब स्टेक होल्डर कौन हुआ करते थे। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कि अपने डिसीजन की वजह से हमें इंपैक्ट कर सकते हैं, या लोग वो जिनको हम लोग इंपैक्ट कर सकते हैं हमारे डिसीजन की वजह से। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लेट्स एक्सप्लेन इट अ बिट। अब एक्सप्लेन करने के लिए देखें, मेरे घर में माय मॉम, माय डैड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये सब लोग मेरे घर में रहते हैं जहां पे मैं रहता हूं। आप लोगों के घर में भी ये सब कुछ रहते हैं जहां पे मैं रहता हूँ। अगर एक ऐसा बंदा है जो मैरिड है, उसके बच्चे भी होंगे, ही विल हैव किड्स, ही विल हैव ऑफस्प्रिंग्स, और सॉरी नॉट ऑफस्प्रिंग्स। अच्छा, बच्चे होंगे उसके, उसकी वाइफ होगी या उसका हस्बैंड होगा, ऐसी बात है ना, ये लोग होते हैं। अब ये लोग आपके लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्यों है। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप इनको इंपैक्ट करोगे। अगर इनकी जिंदगी भी इंपैक्ट होगी, राइट। अगर आप डिसीजन लेते हो कि यू आर लिविंग एसीसीए टुडे और आप मास्टर्स में जाना चाहते हो, तो ये लोग भी टेंशन में आ जाएंगे कि यार ये डिसीजन ऐसे लेने वाला नहीं है, यू कांट जस्ट टेक दिस डिसीजन। इस डिसीजन को लेने के लिए यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। मतलब ये लोग भी आपके साथ क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ऐसे ही तो नहीं ये लोग बैठ जाएंगे। अब अगर ये लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर दीज पीपल इन योर होम आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, तो क्या ये लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे आपके साथ। आप नहीं इन्वॉल्व होंगे इनके साथ, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफ योर मॉम एंड डैड डिसाइड्स दैट दे वांट टू लीव दिस सिटी, एनी काइंड ऑफ सिटी, और वो बैकवर्ड एरिया में मूव करना चाहते हैं टू अ रूरल एरिया, तो क्या आप इंपैक्ट नहीं होगे इससे, होगे ऑब्वियसली। तो स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो आप इंपैक्ट हो रहे हो, या आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो इंपैक्ट हो रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, कस्टमर्स। आप अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो कि मैंने प्रोडक्ट को चेंज करना है, कस्टमर इंपैक्ट होगा उससे। अगर कस्टमर कोई डिसीजन ले रहे हैं कि भाई अब हमने अपने प्रोडक्ट जिससे खरीदते थे उसको चेंज करना है, तो आप इंपैक्ट हो रहे हो उससे, आपसे वो लोग नहीं खरीदेंगे, आपकी सेल्स गिर जाएंगी। सप्लायर्स वो लोग जिनसे आप चीजें खरीदते हो, रॉ मटेरियल्स परचेज करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो इनटू फिनिश गुड्स और फर्दर आगे कस्टमर्स को खरीदते हो। अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो कि भाई मैंने इस सप्लायर से नहीं खरीदना, किसी और से खरीदना है कुछ, तो सप्लायर आपका स्टेक होल्डर हुआ ना, ही विल बी अफेक्टेड। अगर सप्लायर कुछ डिसीजन ले रहा है कि हमने अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है, और अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो ही बिकम्स इंपॉर्टेंट टू यू, आपका स्टेक होल्डर है वो।
अच्छा, इसी तरह से रेगुलेटर्स कौन होते हैं? टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, अकाउंटिंग बॉडीज होती हैं, लोकल लेजिस्लेशन हो गई, गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट भी होती है, वो भी आपका स्टेक होल्डर होती है, ठीक है। रेगुलेटर्स, इनको गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। ये भी आपके स्टेक होल्डर्स बन गए, क्योंकि अपने डिसीजन की वजह से आपको इंपैक्ट करते हैं, और अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई गलत डिसीजन, तो ये भी इंपैक्ट होंगे। अगर आप ऐसा डिसीजन ले लेते हो जिसकी वजह से आपकी सेल्स कम हो गई, तो टैक्स अथॉरिटी के पास टैक्स भी कम जाएगा, तो वो भी इंपैक्ट होती है, यस। अच्छा, ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे बैंक ने आपको लोन दिया तो बैंक भी आपका स्टेक होल्डर है, अगर ऑनर ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किए में पैसे, तो वो भी आपका स्टेक होल्डर है, ठीक है। इसी तरह से एम्प्लॉयज, वो लोग जो आपके पास काम कर रहे हैं, अगर आप डिसीजन लेते हो किसी किस्म का, तो उन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। मेरे पास एक बंदा यहाँ पे काम करता है जो रोज आके सफाई करके जाता है, अगर मैं डिसीजन लेता हूँ कि भाई इसकी सैलरी को मैंने इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली ही विल बी इंपैक्टेड। अगर मैं डिसीजन लेता हूँ मैंने अपने घर को इंक्रीज करना है, घर और बनाना है, अपने घर के साथ वाली जगह को खरीद के मैंने और ज्यादा बड़ा घर बनाना है, तो ही विल बी इंपैक्टेड, उसको ज्यादा चीजें साफ करनी पड़ेंगी अब, ठीक है। तो एम्प्लॉयज भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। मतलब इन शॉर्ट, स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का मतलब जो इंटरेस्टेड होते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और उसमें काफी ज्यादा लोग फॉल करते हैं। अब ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप जब एसबीएल पढ़ोगे ना, तो वहां पे, यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे ना हो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जब हम लोग एक और टॉपिक में पढ़ेंगे तो वहां पे आप ये चीज पढ़ोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, एग्जांपल्स, कनेक्टेड हो जाते हैं, इनलाइन हो जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। ये चीजें पढ़ोगे, लेकिन एसबीएल में आपको एक क्वेश्चन आएगा, अभी तो आप ऑब्वियसली वो नहीं पढ़े, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है, इसके अंदर एक दो बंदों के नाम लिखे होंगे, पर्सन वन पर्सन टू, और आपने आइडेंटिफाई करना होगा इफ दे आर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी और दे आर नॉट द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहां पे ये चीज होगी, दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक हो गया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, मतलब उसके पास स्टेक होल्डर्स लाजमी होंगे, क्योंकि अगर एक मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, अगर एक हॉस्पिटल है, उसके स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, कस्टमर्स जो वहां पे आके अपना इलाज करा रहे हैं, दो ज्यादा स्टेक होल्डर्स, सप्लायर जो सर्जिकल इक्विपमेंट बेच रहे हैं, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट आप पे रेगुलेशंस डालती है, वो भी आपके स्टेक होल्डर है, ऑनर्स आपके, अगर गवर्नमेंट एक ऑनर है आपकी, तो वो भी आपका स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉयज जो वहां पे एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन काम करें, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं, उसके स्टेक होल्डर्स लाजमी होंगे, ठीक है। अगली चीज जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उसके पास एसेट्स जरूर होते हैं। बट आर एसेट्स, अगर आपने जितने भी एफडी के बाकी चैप्टर्स पढ़े, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े, उसमें अगर ये चीज आपने नहीं पढ़ी, एसेट क्या होता है? कोई भी चीज जो कि मेरे कंट्रोल में हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं पैसे कितने कमाता हूं तो दैट इज माय एसेट, नहीं। एसेट वो चीज जिसको आप ऑन करते हो एंड दैट इज अंडर योर कंट्रोल। मेरा घर, मैं उसको ऑन करता हूं एंड इट इज अंडर माय कंट्रोल, वो मेरा एसेट है। मेरी मशीन जिससे मैं बिजनेस कर रहा हूं, जिससे मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, एक फिजिकल चीज जिससे मैं अगले आने वाले 10-20 साल को इस्तेमाल करूंगा, एक ऐसी चीज जिसको मैं अगले 5-6-10-15 साल लॉन्ग लाइफ के लिए इस्तेमाल करूंगा, वो मेरा एसेट होती है। कैश इज एन एसेट। अच्छा, मशीन इज एन एसेट। अच्छा, टेबल, इट इज एन एसेट। दिस लैपटॉप, दिस इज एन एसेट, क्योंकि इसको लॉन्ग में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। मेरे ऑनरशिप में मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। मेरी गाड़ी मेरा एसेट है, मेरा घर मेरा एसेट है, मेरा बैंक बैलेंस मेरा एसेट है, मेरा बैंक अकाउंट मेरा एसेट है, अगर मेरी कोई कंपनी है वो मेरा एसेट है, अगर मैंने कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं वो मेरा एसेट है, ठीक है। ये होते हैं एसेट्स, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एसेट होते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, वहां पे टेबल पड़ा होगा, वहां पे लोग काम कर रहे होंगे, वहां पे चेयर्स होंगी, वहां पे व्हाइट बोर्ड लगा होगा, वहां पे दीवारें होंगी, कमरे होंगे, बिल्डिंग होगी, एक पूरी जमीन होगी, वो सब तो होते हैं। तो हर एक कंपनी के पास एसेट्स लाजमी होते हैं। मशीन्स होंगी जिससे वो चीजें बना रहे हैं, एसेट्स होंगे लाजमी, ठीक है। अगर इससे आगे बात करें, एक और चीज जो हर कंपनी के पास होती है, दैट इज, हर सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, दैट इज ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट विद इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच इंक्लूड्स द एस्पेक्ट सच एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। इन सब बातों का मतलब क्या है? कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप किसी एनवायरनमेंट में कर रहे हो, और इस एनवायरनमेंट में क्या चीज आती है भाई? पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है? अब जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, आपका एनवायरनमेंट है ना ये। जहां पे भी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे होगे, जहां पे भी आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपका एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होगा।
उस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में क्या चीजें आती हैं? पॉलिटिकल सिचुएशन, ईरान को एग्जांपल ले लो, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है। यूएस को एग्जांपल ले लो, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, वो आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर रही होती है ना। पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री के अंदर कैसी है, अगर अच्छी है तो भाई आपका बिजनेस अच्छा होगा, अगर नहीं है तो आपका बिजनेस नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कि अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन आ रही है तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, अगर किसी कंट्री में डिफ्लेशन है तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। सेम सोशल, अगर बूढ़े लोग ज्यादा हो गए हैं तो भाई अब आपको ऐसी चीजें बेचनी है जो कि बूढ़े लोग खरीदें, अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है। अगर एक कंट्री के पॉपुलेशन में यंग पीपल आर मोर, तो ऐसी चीजें बेचो जो कि यंग पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया न्यूज़पेपर्स टेलीविजन से मार्केटिंग उठा के सोशल मीडिया पे ले आई है। व्हाई? बिकॉज दिस इज द न्यू मार्केटिंग प्लेस। टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस है। एनवायरमेंटल चेंजेस, पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रही है, सोलर पैनल्स लगा रही है, एट द सेम टाइम विंड एनर्जी, विंड टर्बाइंस जनरेट कर रही है, इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं। व्हाई? बिकॉज ये अब आपका एक ऑपरेशनल एनवायरमेंट बन चुका है। ठीक है, लोग ज्यादा फोकस्ड है टुवर्ड्स ग्रीन प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसके साथ साथ लीगल सिनेरियो कैसा चल रहा है एक कंट्री के अंदर, हर जगह अगर केसेस हुए जा रहे हैं। अमेरिका में अगर आप कोई बिजनेस करते हो ना, फॉर एग्जांपल कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बेच देते हो जो कि ठीक प्रोडक्ट नहीं था, तो भाई सीधा सीधा केस करेगा कस्टमर आप पे। रेड बुल के ऊपर केस किया गया था, रेड बुल डज नॉट गिव यू विंग्स। ये वाली कहानी याद है ना? अगर किसी को नहीं याद तो जरा खोल के पढ़िएगा। तो इस तरह ये दीज आर योर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अपना ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होगा, जहां वो बिजनेस कर रही है उस जगह के, वो जगह कैसी है, उनका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, और उस चीजों के अंदर क्या क्या आता है, ये सारी चीजें आती हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। एक फाइनल चीज जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, दैट इज मैनेज्ड एक्टिविटीज, यानी वो अपनी परफॉर्मेंस को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर रही होगी। हर एक कंपनी में कॉमन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक बिजनेस है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे किसी तरीके से। ऑब्वियसली कंट्रोल लाजमी करो। कुछ इनपुट्स होंगी कि आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो, फिर उनको प्रोसेस कर रहे हो, एंड देन यू आर सेलिंग इट टू योर कस्टमर्स। ये वाले प्रोसेसेस होंगे। एक एक्टिविटी होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑल बिजनेसेस हैव मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड एक्टिविटीज टू अचीव देयर प्राइमरी पर्पस। These activities will have inputs and outputs and operate within an environment। कि आपके पास कुछ एक्टिविटीज, एक ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही नहीं बन जाती, किसी काम के लिए बनती है। वो जो काम वो करती है उसको बोला जाता है एक्टिविटीज। ठीक है, ये होगी आपके पास मैनेज एक्टिविटीज। अब मैनेज एक्टिविटीज के अंदर एसीसी स्टडी हब पे एक बहुत प्यारी डायग्राम दी गई थी, उसी को मैंने यहाँ पे लगाया है। इनपुट्स आते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, आपकी अपनी एक्टिविटीज है, क्योंकि इनपुट्स तो बाहर से आ रहे हैं, ये आपको आपका सप्लायर दे रहा है। ठीक हो गया, एसयूपी सप्लायर दे रहा है, और ये आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके जाते हो, एक्टिविटीज करते हो, और उसके बाद उसको फर्दर आउटपुट्स जनरेट होते हैं, उसको फर्दर आप बेच देते हो। और इसके आसपास ये जो ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर है, ये जो रेक्टेंगल है, ये क्या है? ये आपका एनवायरमेंट है, क्योंकि आप इस एनवायरमेंट के अंदर काम कर रहे हो। अब इस एनवायरमेंट में क्या क्या आता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल, ये सारी चीजें आती हैं। अब अगर एग्जांपल ने, एक कंपनी की एप्पल इज अ बिग कंपनी, एप्पल रॉ मटेरियल्स खरीदती है, डिफरेंट वायर्स, डिफरेंट बोर्ड्स, डिफरेंट प्रोसेसर्स, और उनको कन्वर्ट करती है इनटू मोबाइल फोन्स, और उन मोबाइल फोन्स को आउटपुट्स में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके कस्टमर्स को बेचा जाता है। और जिस एनवायरमेंट में वो काम करती है, यूएस का एक सेपरेट एनवायरमेंट है, चाइना का एक सेपरेट एनवायरमेंट है, जहां पे वो काम करती है उसको बोला जाता है कंट्रोल्ड, सॉरी, एक ऑपरेटिंग एनवायरमेंट। मतलब कि एक, हर दुनिया की हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चार चीजें कॉमन होंगी। वो क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ एसेट्स होंगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होगा जिसमें वो काम कर रही है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मैनेज्ड एक्टिविटीज होंगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इससे आगे मूव करें, अब हम लोग उस टॉपिक पे आ गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से डिफरेंट क्या होते हैं। देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा, पहले हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी? वी स्टडीड कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन क्या चीजें, हमने वो पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा एक ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के फायदे क्या है, बट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन आप एक इंडिविजुअल बन के काम करो। अच्छा, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि यार देखो, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, आपको पता था व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन होने के फायदे क्या होते हैं, कंट्रोल परफॉर्मेंस किस तरह से बनाई जाती है, कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एक कलेक्टिव गोल्स,
दूसरी चीज जो थी, और उसका एक सोशल अरेंजमेंट होगा। आपने इन चीजों को मिला के क्या बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। आपको पता चला ऑर्गेनाइजेशन होने के ये फायदे हैं, 4 फायदे जो हम लोगों ने, 4 एडवांटेजेस जो हम लोगों ने पढ़े। फिर आप आगे आए, आपको पता चला कि यार हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बना ली, अब हमारे पास और बाकी दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या चीजें कॉमन है। अब सवाल ये उठता है, हाउ इज योर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन में, कहता हूं दुनिया के अंदर, मेरे कंट्री में सिर्फ, या जिस लोकेशन पे वो, वहां पे 4 डिफरेंट कंपनीज है। एक हॉस्पिटल है, एक आपके पास एक छोटी सी शॉप है, एक आपके पास ऑयल एंड गैस की कंपनी है, और एक आपके पास चैरिटी है। जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन इन सब में डिफरेंस किस वजह से होगा, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से डिफरेंस होंगी। सबसे पहली चीज, अपने साइज की वजह से। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, वो ज्यादा रेवेन्यूज कमा रहे होते हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, साइज की वजह से हो गया। यानी कि कैपेसिटी उनकी, और एट द सेम टाइम रिसोर्सेज जो उनके पास होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने लोग आपके पास काम करें, दे आर रिसोर्स। जितने ज्यादा लोग आपके पास काम करें, मेरे पास 100 एम्प्लॉयज हैं, भाई मेरे पास बहुत बड़ा रिसोर्स है, उन लोगों को इस्तेमाल करके मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकता हूं जो कि मार्केट में यूं करके बिके। वो एक रिसोर्स है मेरे पास। मेरा कैश तो मेरे पास पड़ा, वो एक रिसोर्स है, एसेट तो है, लेकिन वो एक रिसोर्स है। मेरी बिल्डिंग एक रिसोर्स है मेरे पास, उसको इस्तेमाल करके कुछ अच्छा कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो साइज क्या चीज होती है, कैपेसिटी एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल। अब साइज में क्या क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी पड़ी हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ नेट एसेट्स कितने पड़े हुए, मतलब एसेट्स कितने पड़े हुए आपके पास, ठीक है, मशीन्स कितनी है, मटेरियल कितना है, बिल्डिंग कितनी है आपके पास, और सॉरी, ये आपके पास फैक्ट्रीज कितनी पड़ी हुई है जो एग्जांपल लिखी गई है। फिर आपकी इनकम कितनी है, वो साइज पे डिपेंड, वो आपके साइज को इंपैक्ट करती है कि आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कम है। फिर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग लोकेशंस के, कितनी लोकेशंस पे आप काम कर रहे हो, वो बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना। ऑब्वियसली अगर मैं पाकिस्तान में भी काम कर रहा हूँ, साथ साथ मेरा बिजनेस इंडिया में भी है, साथ साथ मेरा बिजनेस ईरान में भी है, फिर यूएस में भी है, फिर कनाडा में भी है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का साइज ऑब्वियसली क्या है, बहुत बड़ा साइज है। तो सबसे पहली रीजन जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, साइज पे डिपेंड करता है। फिर ऑनरशिप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एक बंदा ऑन करता है तो वो क्या होगी, सोल ट्रेडर होगा। अगर एक बंदा पूरा बिजनेस चला रहा है तो वो एक सोल ट्रेडर है। अगर दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके बिजनेस चला रहे हैं तो वो क्या है, पार्टनरशिप है। अच्छा, अगर आपकी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, या डिफरेंट लोगों ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो कंपनी को चला नहीं रहे, तो वो क्या है, वो है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ये लिमिटेड का वर्ड ना अभी हम लोग जरा पढ़ेंगे, इसको जरा सीखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट लोगों ने अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो फिर आपकी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपके कंपनी के शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज पे सेल होते हैं तो आपका बिजनेस एक डिफरेंट बिजनेस होगा। तो वो क्या है, एक पब्लिक कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स बिक रहे होते हैं, खरीदे जा रहे होते हैं, ट्रेडिंग हो रही होती है जिन शेयर्स की, उसको बोला जाता है पब्लिक कंपनी। और फिर कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं। कोऑपरेटिव कौन होते हैं, ऑनर्स खुद ही कस्टमर्स होते हैं ज्यादातर, ठीक है, उसको बोला जाता है कोऑपरेटिव। अब इन सब रीजंस की वजह से आपकी ओनरशिप कैसी है, इस चीज की वजह से आपका बिजनेस डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं मेरी एक छोटी सी शॉप है, यस इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास हो सकता है 10-15 एम्प्लॉयज हो, मेरे पास हो सकता है एक कंट्रोल परफॉर्मेंस हो, मेरे पास हो सकता है कलेक्टिव गोल्स हो, ठीक है, लेकिन